नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। तो स्वागत है यादव जी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल जनता जानना चाह रही है, ईवीएम पे अब तक शांत थे सभी, और जब से एलन मस्क ने ईवीएम पे बयान दिया है, तब से फिर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया और अब अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। कैसे देखते हो? देखो साहब, ये तो पहला जो आपका कथन है, ये अर्धसत्य है। जो आपने कहा कि आप लोग पहले शांत थे। विपक्ष पहले भी हंगामा कर रहा था, विपक्ष पहले भी विरोध कर रहा था। अब ये बात अलग है कि टीवी उसे ना दिखाए तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। अब चूंकि एलन मस्क ने ईवीएम पे बात छेड़ दी, भाई सबसे अमीर आदमी और ट्विटर का मालिक है, उसने बात छेड़ दी, तो अब बीजेपी वाले कुछ उस पर काउंटर नहीं कर सकते, उसे टीवी को भी दिखाना पड़ेगा। तो भाई कहीं ना कहीं एलन मस्क ने भी इंडिया गठबंधन का समर्थन कर दिया कि जो इंडिया गठबंधन मांग उठा रहा है हमारे देश में, तो बिल्कुल जायज़ है। और आज इसी बात से रिलेटेड महाराष्ट्र में भी एक खबर आपने सुनी होगी कि वहाँ किस तरीके से एक बीजेपी नेता के लड़के के मोबाइल में ईवीएम को हैक करने की एक डिवाइस है, एक एप्लीकेशन है, जिससे कि ईवीएम मशीन अनलॉक हो जाए। अच्छा, वो तो मेरे ख्याल से जांच, उसमें तो जांच में शायद सामने आया है। जांच में सामने आया, क्योंकि ये मुद्दा पहले उठाया गया था कि मात्र 14 वोट से कोई जो है जीता हुआ है सांसद, तो उसकी 40 वोट हैं शायद। 40 वोट, तो उसकी जांच चल रही थी। तो आप लगा लो इससे कि कोई भी मशीन है, हम तो एक बात मानते, कोई भी मशीन हो, कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, कितनी भी हाई फाई हो, मशीन तो मशीन है भाई, उसे तो कोई भी हैक कर सकता है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश का सबसे बड़ा आदमी माना जाता है, ट्विटर का जो मालिक माना जाता है, जब वो उस बात को कह रहा है, तो इस बात को मोदी जी किस तरीके से लेते हैं। क्योंकि एलन मस्क की अभी इंडिया में भी जो यात्रा है वो होगी, और वो संभवतः मोदी जी से भी मिलेंगे और विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे। तो अब ये बड़ा दिलचस्पी भरा सवाल रहेगा, क्योंकि अभी तक तो इसमें सिर्फ चुनिंदा नेता थे इंडिया गठबंधन के, तो उनको तो साफ देशद्रोही और पाकिस्तानी कह के ये लोग जो है रफा दफा कर देते थे। तो आपके फेवर की बात कर दी है एलन मस्क ने। अब एलन मस्क को क्या बोलोगे, क्योंकि मस्क को तो मोदी जी अपना परम मित्र मानते हैं। तो अब हमें लग रहा है कि जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं वो सब परेशान हैं इस समय। हालांकि मोदी जी का जीतने के बाद में बयान आया था कि भाई इंडिया गठबंधन वाले अब कम से कम जो है ईवीएम पे तो कोई सवाल नहीं उठाएंगे। नहीं, सवाल क्यों नहीं उठाएंगे भाई, यहाँ भी बदमाशियाँ तो कई जगह हुई हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कम से कम 5-6 सीटों पे तो यहाँ भी इन्होंने बेईमानी करी है। मशीनों का खेल तो चल रहा है। हाँ, ये है कि अगर मशीनों का खेल ना होता तो इस बार चुनाव हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ही जीतता। फिर भी काफ़ी हद तक जनता ने हमें सहयोग किया है, क्योंकि हमारी एक मोटी मोटी गुणागणित ये है कि ईवीएम मशीन के जरिए ये 5-7% तक की बेईमानी कर सकते हैं। तो जहाँ क्लोज मार्जिन रहा है, आपने देखो आपकी 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी क्लोज मार्जिन से जीती है। कई जगह 100 वोट, 200 वोट, 500 वोट, 1000 वोट। तो ये सारी सीटें वो हैं जहाँ छेड़छाड़ हुई है, मशीनों से छेड़छाड़ हुई है, अधिकारियों ने इसमें बदमाशियाँ की हैं। और अगर ये बदमाशी नहीं होती और पूरा पारदर्शी तरीके से चुनाव होता, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी 200 से नीचे रहती और इंडिया गठबंधन 300 पे पहुंच जाता। लेकिन भाई अब ठीक है, जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आए, वो हमें स्वीकार है। और अब 24 तारीख से संसद शुरू हो ही रही है, तो संसद में जो है 2-2 हाथ होंगे इस बार। अच्छा, कांग्रेस का एक और बयान सामने आया है कि भाई हमें जो लोकसभा उपाध्यक्ष पद जो है वो हमें चाहिए। बिल्कुल चाहिए, डिप्टी स्पीकर का हमें पद चाहिए। डिप्टी स्पीकर का जो पद है क्योंकि बराबरी तभी तो रहेगी भाई, स्पीकर चलो आपका, तो अब हमें डिप्टी स्पीकर दो, क्योंकि अब हमारे पास संख्या बल है। और नहीं दोगे तो हम अपना स्पीकर भी खड़ा करेंगे, हो सकता है एनडीए वाले हमें सपोर्ट कर दें। तो आपको उम्मीद है? देखो साहब, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन हमें बीजेपी से अपेक्षा नहीं है कि बीजेपी हमारी बात आसानी से मानेगी। क्योंकि बीजेपी की फितरत रही है कि जब तक इनके कान नहीं मरोड़े जाते ये किसी बात को मानते नहीं। आप पुराना इतिहास उठा के तो देख आप लो। कान मरोड़ पाओगे? बिल्कुल मरोड़ेंगे। अब तो हमारे पास संख्या बल है, और राहुल गांधी जी जो है वो नेता विरोधी दल भी बन रहे हैं। जहाँ तक जो है भीतर खाने जो बात चल रही है, और लगभग फाइनल है
उनको विपक्ष का नेता बनाने की तैयारी चल रही है और पूरी मुस्तैदी से एक इस बार जो है संसद हिलाई जाएगी, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक गड़बड़ और करी है। अंबेडकर जी की और महात्मा गांधी जी की जो फोटो मूर्ति है वो भी डिस्प्लेस करी है अभी भीतर खाने, तो अभी उस पर भी हंगामा होगा कि उनको हटा के सावरकर, गोलवलकर ये सब लाने की और नाथूराम गोडसे लाने की तैयारी हो रही है। जबकि मोदी जी क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तो गांधी जी का नाम लेते हैं और यहाँ गांधी जी का नाम निशान मिटाने की तैयारी हो रही है। तो ये चीज़ें अब चलने थोड़ी देंगे। तो संविधान हटाने की बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने सबसे पहले जीतने के बाद में संविधान को ही माथे से लगाया है। लगाना पड़ेगा, अभी तो माथे से लगाया, अभी तो देखे जाओ सर पे रख रख के ना डोले मोदी जी, अभी रुकते तो जाओ। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब ने और कांशीराम जी ने जो बात कही उस बात को हमारे दर्शक भी समझ लें। बात बड़े कायदे की कही है, सरकार हमें मजबूत नहीं चाहिए, क्योंकि मजबूत सरकार होगी तो लोकतंत्र मजबूर हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष की सुनिए क्या नहीं फिर वो। और अगर मजबूर सरकार होगी, मजबूर सरकार कब होगी, जब वो स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से नीचे हो, तो लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि वहाँ विपक्ष की सुनी जाएगी। ये बहुत अच्छी आपने डेफिनेशन दी है। बिल्कुल, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, और मैंने नहीं कहा है, ये तो बाबा साहब ने कहा है, हमने तो सिर्फ उसको आसान शब्दों में दर्शकों को बताया है कि सरकार मजबूर चुनो। और मैं तो जनता को जो है, हमारे देश की जो महान जनता है, उसको तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ऐसी सरकार दी कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भी और अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। देखो साहब, इटली भाग के चले गए, जबकि इटली वहाँ कोई काम नहीं, जैसे दूल्हे का फूफा होता है, दूल्हे के फूफा का बारात में क्या काम है, लेकिन वो खाम खाम का ही वो मामला है। अब वहाँ यूरोपियन देश की जो है वो मीटिंग हो रही है, ना तो वहाँ तुम्हारा कोई स्वागत करने वाला, वहाँ भी तुम अकेले डोल रहे हो, ना वहाँ अंदर जो मीटिंग जहाँ चल रही वहाँ तुम्हें कोई रिसीव करने वाला, ना इंटरटेन करने वाला। वहाँ तुम वीडियो भी देख रहे हो, मोदी जी जो है, आप दर्शक देख रहे होंगे वीडियो, अकेले ही डोल रहे हैं इधर उधर, एक भी ब्यूरोक्रेट उनके साथ नहीं है, अकेले ही बेचारे इस टेबल से उस टेबल, और कहीं खड़े हुए हैं, कहीं पड़े हुए हैं। बस गए किस लिए, क्योंकि यहाँ से पल्ला झाड़ना था, मतलब यहाँ बचना था सवालों से। ईवीएम का मुद्दा इनके गले की हड्डी बना हुआ वहाँ से है। तो अब लौट के आ गए वो। अब आ गए तो अब एक दो दिन इधर उधर छुपे रहेंगे जब तक संसद नहीं शुरू हो जाती। और एक मुद्दा और चल रहा साहब, नीट की परीक्षा वाला, उसमें देखो कितना बड़ा घोटाला है, 26 लाख बच्चों के साथ जो है ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब वो उसका पर्दा भी फाश हो गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी भी नाट रहे हैं, अभी भी मानने को तैयार नहीं, आनाकानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो ग्रेस मार्क दिए हैं सिर्फ, लेकिन जो उसमें दोषी पकड़े जा रहे, चाहे वो बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, चाहे हरियाणा से हो, लखनऊ से हो, चाहे तेलंगाना से हो, जो भी दोषी पकड़े जा रहे हैं सब ये कह रहे हैं कि हाँ साहब हमें एक दिन पहले पेपर मिल गया था। तो अब अगर पर्चा एक दिन पहले बच्चों को मिल गया और वही पर्चा वही क्वेश्चन पेपर उनको रटवाया जा रहा है, तो इसका मतलब हम क्या माने, ये कहीं ना कहीं लीकेज तो है। और सिर्फ ये नीट की बात थोड़ा ही है, जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं सब जगह लीकेज है, सब जगह पेपर लीक हो रहा है। अब क्यों पेपर लीक हो रहा है ये आपको बेहतर पता है, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती हैं इनसे गरीबों के बच्चे आगे बढ़ते हैं, कम फीस लगती है भाई सरकारी संस्थानों में, जैसे आईआईटी जैसे, और जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज हैं जिसमें मेडिकल के होते हैं, इनकी फ़ीस कम है, 2 लाख 4 लाख इतनी है, तो गरीब आदमी कर्ज वर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ा लेता है। हालांकि कांग्रेस के टाइम पे ये फ्री थी, कांग्रेस के टाइम पे फीस ना के बराबर थी, लेकिन अब फिर भी चलो 2 लाख 4 लाख जो फीस है गरीब का बच्चा पढ़ा तो लेगा। लेकिन ये लोग ये चाह रहे हैं, जो ये धन्ना सेठों की सरकार है ना, ये चाह रहे गरीब का बच्चा ना तो डॉक्टर बन पाए, गरीब का बच्चा ना तो इंजीनियर बन पाए, गरीब का बच्चा ना तो पुलिस में भर्ती हो पाए, ना गरीब का बच्चा कोई सरकारी नौकरी कर पाए। अब एक चीज़ और देखो, अग्निवीर का वो मामला ठंडा नहीं हुआ था, अब कह रहे हैं साहब 3 साल के लिए जो है पुलिस में ठेके पे लेंगे। मतलब ये मान के चलो आप गरीब के बच्चे को ये 2 वक्त की रोटी खाने ही नहीं देंगे। अच्छा, कोई कुछ ऐसी भी बात है कि कुछ इनकी जो योजनाएं हैं वो लीक हो जाती हैं? क्योंकि आपने लीक की बात करी कि चीज़ें लीक हो रही हैं। पूरी सरकार ही लीक है हम पहले जो है बात करेंगे, अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान ही ये मुद्दा उठाया था कि भाई पुलिस वालों आप भी ज़्यादा खुश मत हो, आपके साथ भी ऐसा होने वाला है।
अब हम आपको एक बात बताएं, ये भीतर खाने वाली बात है, दर्शकों तक ही रहनी चाहिए, बीजेपी वाले के पास नहीं जानी चाहिए। ये बताओ, अगर उनके कुछ आदमी हमारे खेमे में हैं, हमारी रणनीति आउट करते हैं, तो हमारे भी कुछ आदमी तो वहाँ हैं, कुछ बहुजन साथी ऐसे हैं जो देश को, संविधान को मानते हैं। कुछ अधिकारी तो हैं सिस्टम में जो संविधान के तहत वहाँ पहुँचे हुए, उन्हें तो ये हटा नहीं लेंगे। तो वही लोग हमें खबरें देते हैं, वही लोग इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी जी हो, उनको खबरें देते हैं कि साहब अब इस तरह की चीज़ें आने वाली। राहुल गांधी जी ने अभी कई भविष्यवाणियां करी थी जो अब सारी सच हुई। अब और अखिलेश यादव जी वाली तो अक्षरतः 1 महीने पीछे ही हो गई। तो आप अंदाजा लगा लो कि इनकी कड़ी कितनी बड़ी साजिश चल रही है। बात लीकेज की हो रही है, तो अब गर्मी पड़ रही है और दिल्ली में भयंकर गर्मी है, और जो पाइपलाइन है, जो पाइपलाइन दिल्ली के लिए सप्लाई की लाइन है, उसमें भी लीकेज की खबर है। दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट लिखी है कि इस पर गौर करा जाए और इसमें साजिश है, कहीं ना कहीं लाइन को लीकेज करने की साजिश हो रही है। बिल्कुल साजिश है साहब। अभी देखा नहीं हम लोगों ने, जब बरसात हुई थी तो जानबूझ के पानी दिल्ली में छोड़ा गया, जबकि वो सहारनपुर के रास्ते भी दूसरे रास्ते से जा सकता था। इसी तरीके से चूंकि अब इनकी सरकार हरियाणा में भी है, ठीक है, और यहाँ यूपी में भी है, तो जो पानी, चूंकि दिल्ली जो है वो यूपी और हरियाणा से घिरा हुआ है, तो इन्हीं दोनों जगह से मुख्यतः पानी जाता है, चाहे पीने का पानी हो या ज़रूरत का पानी हो। तो उसको रोका जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी विपक्षी दलों की सरकार है और जहाँ जहाँ उनको जो सुविधाएं मिलनी है, तो उन सुविधाओं से वंचित किया जाए। अब इसी से रिलेटेड एक खबर और है। अच्छा, बारिश में वो जो दरें हैं उसके पानी के वो खोल दिए जाते हैं कि जो ज़्यादा जो दिल्ली डूब जाए। अब पानी की जरूरत है तो अब पानी नहीं दे रहे, अब रास्ते काट दिए जा रहे, वो पानी बर्बाद कर देंगे। इतने नीच और पापी लोग हैं ये। मतलब राजनीति का स्तर इतना नहीं गिराना चाहिए कि आदमी की जान की भी आप लोग जो है फिक्र ना करो। अब देखो, एक वो मुद्दा इस समय कर्नाटक वाला इन्होंने चला रखा कि वहाँ साहब पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। हाँ, ये सवाल तो मैं भूल ही गया, ये सवाल तो मैं भूल ही गया। तो इस सवाल पे भी आप प्रकाश डालें कि ये 3.5 रुपए का खेल चल रहा है कि वहाँ पे 3.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो अब वहाँ दाम कितने हो गए पेट्रोल के, आप हमें बताओ। पहले दाम कितने थे और अब कितने हो गए, आप बताओ ना आप हमें। ये आपकी सरकार है तो आपको बेहतर पता होगा, देखो, आप जनता को बताओ। पहले 99 रुपए थे, अब वो 102 रुपए हुए, ठीक है। अब बीजेपी वाले क्या है, ये लोग अधूरा सच दिखाते हैं। इन्होंने 4 स्टेट पकड़ लिए इंडिया गठबंधन के विपक्ष वाले, और वहाँ दिखा दिए साहब यहाँ इतने रुपए की पेट्रोल, यहाँ इतने की, यहाँ इतने की, यहाँ इतने की। और अपने 4 राज्य ऐसे दिखा दिए जहाँ पे पेट्रोल के दाम कम है, जो दिल्ली से लगे हुए हैं, जैसे हरियाणा दिखा दिया, यूपी दिखा दिया, उत्तराखंड दिखा दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरे आंकड़े बताता हूँ, जहाँ जहाँ भी इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ कहीं भी पेट्रोल के दाम 102 रुपए से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ टैक्सेस सरकार को लेने होते हैं। जो राज्य सरकार के टैक्स हैं उनकी एक स्लैब होती है, एक केंद्र सरकार की होती है, ठीक है। अब आप आ जाओ मध्य प्रदेश में, आप आ जाओ राजस्थान में, आप आ जाओ बिहार में, और आप आ जाओ महाराष्ट्र में। ये 4 बड़े राज्य ऐसे हैं जहां चारों राज्यों में अभी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता। और गूगल को खोल के देख लें हमारे दर्शक, मेरे पास तो आंकड़े हैं। चारों राज्यों में इस समय पेट्रोल की जो कीमत है वो 107 रुपये है। तो अब हमें दर्शक ही बता दें साहब, हम आप तो खैर चलो मान लो डिस्कस करेंगे तो लोग कहेंगे कि साहब ये तो अपनी अपनी ढकली, अपना अपना राग अलाप रहे कि 100 रुपये या 102 रुपये ज़्यादा है या 107 रुपये ज़्यादा है, जिस पे ये बीजेपी वाले राग अलाप रहे हैं। आप ये 4 राज्यों के भी तो आंकड़े दिखाओ, वो नहीं दिखाने के। दिखाओ तो सारी चीज़ें दिखाओ भाई। 2 रुपये 3 रुपये वहाँ कर्नाटक में बढ़ा दिए, तो वो उसमें मामला कुछ ऐसा है कि वहाँ जन कल्याण की योजनाएं भी दी हैं उन्होंने। इस तरीके से तो बीजेपी ने भी बहुत जगह टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, क्योंकि कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं राज्य सरकार को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि मोदी जी जो कह रहे थे 30 रुपये लीटर हम पेट्रोल देंगे और 30 रुपये लीटर डीजल देंगे, तो वो कहाँ है। अब तो 10 साल हो गए। अब इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ भी कच्चे दाम तेल की कीमतें पिछले 4 साल से कम है।
और आरटीआई से एक खुलासा हुआ है कि सन 2019 में, 2020 में, 2021 में और 2022 में, ये 4 साल का आंकड़ा मेरे पास है, 2019 में सरकार को 6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ डीजल पेट्रोल से टैक्स से मिले हैं। 2020 में ये आंकड़ा बढ़ के 7.5 लाख हो गया, 2021 में ये आंकड़ा बढ़ के 8 लाख करोड़ हो गया और 2022 में ये आंकड़ा 7 लाख करोड़ हो गया। तो आप देख लो, सिर्फ सरकार जो है डीजल पेट्रोल की बढ़े दामों से 4 साल को हम देखें तो 30 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है। और सोचो, अगर इसमें सरकार 5%, 10% की भी छूट कर देती, 10% भी, तो हमें कितनी सहूलियत मिलती। जो पेट्रोल ये 100 रुपये दे रहे हैं, अगर केंद्र सरकार उस पर 10% टैक्स कम कर दे और वही पेट्रोल हमें 90 रुपये मिलने लगे, वही डीजल जो हमें 90 रुपये मिल रहा है 80 रुपये मिलने लगे, तो आप सोचो, जो अभी सब्जियों की कीमत बढ़ी हुई है, आटे की कीमत बढ़ी हुई है, दालों की कीमत बढ़ी हुई है, या जो ज़रूरत का सामान है, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती हैं। भाई जब ट्रांसपोर्टेशन, जो लोडिंग अनलोडिंग है, वो महंगी होगी तो ये सामान भी महंगा मिलेगा। तो वो अगर 10 रुपये भी कीमत कम कर दें तो हमें ये लगता है कि हमें, मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना गणित है, महीने में हमारी जो रसोई का खर्चा है वो कम से कम नहीं तो 5 से 8 हज़ार रुपये उसमें बचत हो जाएगी। तो सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए। ये फालतू की जो ट्रोलिंग है ना, तो ये बच्चों के खेल हैं। चलो, आप तो आप भी फुल मेजॉरिटी में हो, अच्छी मेजॉरिटी में हो, तो अपने सवाल जो है जनता के हित के सवाल वहाँ दागते रहोगे, उठाते रहोगे और मजबूती के साथ उठाते रहोगे। और हमारे अरुणेश यादव जी ने बड़ी मजबूती से, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है, ईवीएम पे भी बात रखी है, सारे सवालों का बड़ी बेहतर तरीके से जवाब दिया है। आप कैसे समझते हो और आप कैसे सोचते हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और नई वीडियो में फिर दोबारा किसी नई वीडियो में प्रोफेसर साहब के साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्कार।